नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की मैथन क्लास 8 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी की एग्जाम मार्च महीने में होने वाला है? तो यह मैथन क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है। आज से पहले आपकी ट्रिपल सी की 7 मैथन क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने अपने 7 चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है। तो आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप इस मैथन क्लास के बाद वो मैथन क्लास देख सकते हैं। इन मैथन क्लास में आपका डेली का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाता है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका 8वां चैप्टर है उसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है यूपीआई से। आखिर यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आविष्कार कब हुआ? तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप ऑप्शन में देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके बारे में सही कथन पूछा गया था। तो यूपीआई की स्थापना 2016 में किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एनपीसीआई द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसकी स्थापना 2016 में एनपीसीआई द्वारा की गई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर एक्सप्लेन देखेंगे तो एक्सप्लेन देखेंगे, इसे 2016 में एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया और इसका प्रयोग 24/7 मतलब होता है 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन में 24 घंटे आप इसका कभी भी प्रयोग कर सकते हैं बैंक पैसे भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम। भीम का फुल फॉर्म सबसे पहले बता दीजिए, आप भीम ऐप के बारे में पढ़ रहे हैं तो भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद रखेंगे भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जो भीम ऐप है फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको भी एनपीसीआई द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। एनपीसीआई की फुल फॉर्म बताई मैंने, एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं, ठीक इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो आपकी पिछली 7 मैथन क्लास हुई है, जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, और उसके बाद आपका इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट के बाद आपकी ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ये 7 मैथन क्लास हो चुके हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक मिल जाएगी और आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर ही मिल जाएंगे और आपको प्ले लिस्ट को सेव कर लेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम मार्च महीने में होने वाला था वो आपका 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होने वाला है। लगभग आपका सीधे से कहीं जाए तो 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो 15 दिनों के अंदर आप तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ठीक उसी प्रकार तैयारी होने वाली है जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे डेली क्लास आती है और आपको किसी भी समस्या आती है, ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको देने का सबसे पहला प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया गूगल पे। तो गूगल पे ये सबसे पुराना नाम इसका तेज था। इसका पुराना नाम क्या था? तो गूगल पे का पुराना नाम तेज था और यह यूपीआई पर आधारित था। ये किस पर आधारित था? तो यह आपका यूपीआई पर आधारित था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोन पे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मैंने यहाँ पर कथन के रूप में क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सीधे पूछेगा फोन पे के बारे में। फोन पे क्या है? तो फोन पे एक यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान ऐप है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1999 हैज यूएसएसडी सेवा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो आपका *99 हैज है यूएसएसडी सेवा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह बिना इंटरनेट के मोबाइल से बैंकिंग सेवा देती है और इसको एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे *99 हैज आधारित एक यूएसएसडी आधारित सेवा है जो बिना इंटरनेट के काम करती है और इसको एनपीसीआई द्वारा चालू किया गया फीचर फोन, जो आपका फीचर्स फोन यूजर डिजिटल भुगतान कर सके। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। याद रखेंगे, जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और यह आरबीआई द्वारा संचालित है। आप इसके माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फुल फॉर्म से आपको पता चला होगा, नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
7 जिसमें पूछा गया है आरटीजीएस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखेंगे आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और यह तुरंत भुगतान के लिए प्रयोग होता है। आगे आपके ठीक इसी प्रकार और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है, यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितने रुपए भेजने होंगे। यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से किसी को पेमेंट भेजना चाहते हैं तो कम से कम आपको जो न्यूनतम राशि है वो 2 लाख रुपए भेजनी होगी, इससे कम आप इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो आपका आरटीजीएस है इसके माध्यम से कम कितने रुपए भेजने चाहिए। तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए भेज जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएमपीएस से संबंधित कौन सा कथन है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ जाते हैं, जैसे आपने आरटीजीएस हो गया और आपका नेफ्ट हो गया। आईएमपीएस आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और यह 24/7 मतलब सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे किसी भी टाइम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एईपीएस के बारे में कौन सी जानकारी सही है। मतलब जो आपका एईपीएस होता है, एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और इसमें आधार से पहचान होती है। जैसे आपका बायोमेट्रिक हो गया, आरएस के माध्यम से जो आपकी आंखें होती हैं इसके माध्यम से स्कैन करना है, ये थंब के माध्यम से स्कैन करना है, वो आपके एईपीएस के अंदर मतलब कहने का जो एईपीएस है वह आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है और आधार से इसकी पहचान होती है आपके आधार नंबर से। अगला क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो पहचान का तरीका होता है इसमें आधार नंबर और बायोमेट्रिक इन दोनों के माध्यम से इसकी पहचान होती है और ये आपका कैश विड्रॉल भुगतान और कैश विड्रॉल के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आधार कार्ड से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आधार कार्ड किसके द्वारा संचालित किया जाता है और आधार कार्ड होता है वो कितने अंकों का होता है। तो आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आधार कार्ड होता है वो कितने अंकों का होता है। क्या आधार कार्ड 10 अंकों का होता है। आधार पैन जारी करता है, जो आपको पैन कार्ड होता है वो जारी करता है। आधार 12 अंकों का होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा आधार कार्ड है वो 12 अंकों का होता है। चार के 3 हिस्से होते हैं, जैसे 4 नंबर फिर 4 इस प्रकार से 3 हिस्से होते हैं और यह 12 अंकों का होता है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। आपको आधार कार्ड में संशोधन नाम चेंज कराना है, किसी प्रकार की आपको एडिंग होती है वो आपके UIDAI के माध्यम से होती है। और जैसे आप आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप UIDAI के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसको शुरुआत 2009 में की गई है। अगला क्वेश्चन है पैन कार्ड के बारे में। तो पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा और यह टैक्स से जुड़ा होता है तो इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और यदि आपने अभी तक CCC ई बुक दिव्यास्त नहीं खरीदी है तो आप दिव्यास्त ई बुक खरीद सकते हैं। इस दिव्यास्त के अंदर आपके प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कुंजी, लगभग आपके इसमें 1700 प्लस क्वेश्चन है जिसमें आपके 2 मॉडल पेपर भी हैं। तो सारा कुछ आपको एक ई बुक के अंदर मिलने वाला है और इस पर आपका अभी विशेष ऑफर चल रहा है। यदि आप इसको 28 फरवरी तक खरीदते हैं तो यह ई बुक आपको केवल 49 रुपये में दी जा रही है। तो आप अभी दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जैसे मैसेज करना है आपको लिखना है हेलो सर ई बुक, आपके पास स्कैनर आएगा 49 रुपये का। जैसे ही आप 49 रुपये पे कर देते हैं और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो तुरंत आपके पास ई बुक आ जाएगी। तो आपके पास 15 से 20 दिन का समय जो बचा हुआ है इसमें आप ई बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उसमें जो आपका CCC का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक हेडिंग प्रत्येक थ्योरी को कराया गया है। तो आप जब एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आएंगे चैप्टरों से ही। और जो पासिंग मार्क होती है यदि आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप CCC पास कहलाएंगे, तो आप ई बुक को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और जो प्राइस है इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप उसको अफोर्ड ना कर सकें, तो आप उसको खरीद सकते हैं केवल 49 रुपये में। और यह ऑफर आपका 28 फरवरी तक चलने वाला है। ATM से संबंधित
जानकारी। तो जो एटीएम होता है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, आप सभी ने एटीएम कार्ड देखा होगा। आखिर एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे सर इसका प्रयोग कैश विड्रॉल के लिए होता है। जैसे आप एटीएम पर जाते हैं और वहां पर अपना कार्ड लगाते हैं और वहां पर आपको कैश मिल जाता है, कैश निकल जाता है, तो वो आपका कैश विड्रॉल के लिए एटीएम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है सीवीवी। सीवीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और यह ऑनलाइन पेमेंट की सुरक्षा करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो सीवीवी कार्ड होता है, जो सीवीवी नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, वो कितने अंकों की होती है, तो वो आपके 3 नंबर की होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। इसमें नंबर नहीं लेकिन डिजिट, तो वो 3 अंकों का होता है जो सीवीवी कार्ड होता है, वो सीवीवी कोड होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 40। क्यूआर कोड का सही कथन क्या है, तो क्यूआर कोड की फुल फॉर्म जानेंगे। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस और इसका प्रयोग डिजिटल पेमेंट में होता है। आपने क्यूआर कोड देखा होगा। क्यूआर कोड जैसे आप कहीं पर दुकान पे जाते हैं, किसी प्रकार की शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर आपको एक इस प्रकार का स्कैनर मिल जाता है जिसमें आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं। ना तो आपको मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, ना आपको किसी प्रकार उसकी जानकारी। आपने मोबाइल निकाला और स्कैन किया और डायरेक्ट आपका पेमेंट हो गया, तो वो आपका क्विक रिस्पॉन्स होता है। और आपसे सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ जाता है क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कैशलेस इकोनॉमी का सही अर्थ क्या, जो हमारी कैशलेस इकोनॉमी है, इसका सही अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ होता है जहां अधिकतर लेन देन डिजिटल पेमेंट से होता है, वो आपकी कैशलेस इकोनॉमी ही होती है। जैसे आपको कैश की जरूरत ही नहीं है, आपने मुझे फोन पे किया, मैंने किसी और को फोन पे किया और उसने किसी और को किया, तो आपकी कैशलेस हो जाती है, जिसमें आपको कैश नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्ट से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो आप सभी जानते हैं नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इसको आरबीआई द्वारा संचालित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप जो देखेंगे, जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है बैच सिस्टम। मतलब होता है यदि आप नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से पैसों को ट्रांसफर करते हैं, तो वो आपका बैच प्रोसेसिंग बैच सिस्टम के माध्यम से होता है। जैसे आप यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आप कहें जैसे हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला, तुरंत अगले बैंक अकाउंट जिसको भी मैंने भेजे हैं उस के पास पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं या बैंक में जाकर उसके माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं, तो उसमें लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है, तुरंत पैसों का ट्रांसफर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आरटीजीएस के बारे में, तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसमें आप जैसे ही पेमेंट करते हैं तुरंत आपका भुगतान हो जाता है। और अभी आपने देखा था इसकी लिमिट कितनी होती है, तो कम से कम आपको इसमें 2 लाख रुपए पेमेंट करने होते हैं, इससे नीचे की राशि ये एक्सेप्ट नहीं करता। आईएमपीएस की फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और ये 24/7 काम करता है। ये 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए सीधे सीधे एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों की फुल फॉर्म के साथ साथ इनके बारे में भी अच्छे से जानकारी रखनी होगी। आगे आपके जो क्वेश्चन है वो और भी खास होने वाले हैं। एईपीएस के बारे में कौन सी जानकारी सही है, तो आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और ये आधार कार्ड से पहचान होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है आधार कार्ड संबंधित, तो आप कहेंगे ये 12 अंकों का होता है। ये 4 से 5 क्वेश्चन मैंने रिपीट इसलिए किए क्योंकि आपको भी तुरंत, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे, तो ये क्वेश्चन सीधे इन टॉपिक से पूछ जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक को अभी कंप्लीट इसी वीडियो में करना है कि जिससे कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। और फिर भी आपको अभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार 2x की स्पीड में देख लेंगे, तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका 8वां चैप्टर है, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं कि अलग से कोई टॉपिक आ जाएगा, तो क्वेश्चन आपके इसी से पूछ जाते हैं। पैन के बारे में, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका एटीएम, जो एटीएम के फुल फॉर्म आप जानकर आए थे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का प्रयोग क्या है, तो आप जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो हमारे जो एटीएम कह सकते हैं, एटीएम हमारा डेबिट कार्ड की तरह होता है। कैश विड्रॉ, जो आपके कैश विद विड्रॉल और शॉपिंग पेमेंट में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24।
क्रेडिट कार्ड से संबंधित कौन सा कथन सही है? जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है इससे कौन सा संबंध सही है? तो क्रेडिट कार्ड बैंक की उधारी सीमा पर आधारित होता है। आपको कुछ लिमिट मिल जाती है कि आप इतनी लिमिट के अंदर इससे शॉपिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका क्रेडिट कार्ड से भुगतान क्रेडिट लिमिट पर आधारित होती है, जिसको बाद में चुकाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने क्रेडिट कार्ड सामान ले लिया और आप उसको बाद में चुकाना है, उसको बाद में चुकाया जाता है। सीवीवी संबंधित, तो सीवीवी होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। यह आपका ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षित करता है और यह 3 अंकों का होता है। इन पॉइंट को याद रखेंगे। क्यूआर कोड के बारे में, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन है ई वॉलेट का सही उदाहरण कौन सा? जो आपका ई वॉलेट है इसका सही उदाहरण कौन सा है? तो याद रखेंगे ई वॉलेट का जो हमारा सही उदाहरण है वो है हमारा पेटीएम। ई वॉलेट का सही उदाहरण क्या है? तो वो है हमारा पेटीएम। कैशलेस इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? तो जहां पर अधिकतर ऑनलाइन डिजिटल लेन देन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिजिटल पेमेंट का सबसे तेज माध्यम क्या है? जो हमारा डिजिटल पेमेंट होता है इसका सबसे तेज माध्यम कौन सा होता है? तो जो डिजिटल पेमेंट का सबसे तेज माध्यम होता है वो होता है यूपीआई। यूपीआई के माध्यम जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको तुरंत, आपने पासवर्ड डाला तो तुरंत आपके में आता है कि आपके पैसे तुरंत ट्रांसफर हो गए हैं। तो डिजिटल भुगतान का जो सबसे तेज माध्यम है वो वर्तमान में यूपीआई, और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है आईएफएससी कोड कितने अक्षरों का होता है? जो आपका आईएफएससी कोड होता है आखिर ये कितने अक्षरों का होता है? तो आईएफएससी कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपके 11 अंकों का होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ये आपके 11 कैरेक्टरों का होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की क्लास डेली आती है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपसे बताया कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर 1000 प्लस स्टूडेंट है और वहां पर आपके डाउट भी क्लियर होते हैं। वहां पर जो पिछली मैथ में क्लास हो चुके हैं उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? जो इंटरनेट बैंकिंग है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य लाभ होता है समय की बचत। इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य लाभ होता है समय की बचत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जो मोबाइल बैंकिंग होता है आखिर इसका प्रयोग किस माध्यम से होता है? तो इसका प्रयोग होता है मोबाइल ऐप के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में टोटल कितना पैसा है, आपने कितने रुपए अभी निकाले हैं, कितने रुपए हैं, तो मतलब उसकी जानकारी आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से रख सकते हैं। और जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपका एसबीआई का है तो एसबीआई यूनो के नाम से उसका ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? जो हमारा डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर ये कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 ई गवर्नेंस का सही उद्देश्य का। जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका सही उद्देश्य क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का सही उद्देश्य होता है सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सही तरीका कौन सा है? तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सही तरीका होता है पासवर्ड को हमेशा इतना मजबूत बनाना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। जैसे आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। आपको इस प्रकार से पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए जैसे आपने अपना नाम डाल दिया, आपने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, आपने किसी प्रकार से नॉर्मल पैटर्न डाल दिया, तो जो पासवर्ड होता है उसको हमेशा थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। अगला क्वेश्चन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या है? जो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है 2 स्तर की सुरक्षा। यदि किसी को आपके आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाता है फिर भी बिना आपकी परमिशन जब तक ओटीपी आएगा या कोई वेरिफिकेशन के लिए दूसरी वैल्यू आएगी तो जब तक आप उसको नहीं बता देते हैं तो तब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा आपको डबल वेरिफिकेशन को ऑन रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो ओटीपी होता है ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है 1 टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38
भारत क्यूआर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहें क्यूआर का प्रयोग होता है कार्ड और यूपीआई से पेमेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एनपीसीआई का मुख्य कार्य है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। इनको विकसित करना यह एनपीसीआई का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी नोट्स भारत में कौन जारी करता है? जो आपके नोट होते हैं उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नोट को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका एटीएम कार्ड है इसी संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 होने वाले यहाँ पर लिखा है। तो जो आपका आधार कार्ड होता है एटीएम कार्ड होता है वो कितने अंकों का होता है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एटीएम कार्ड कितने अंकों का होता है? तो एटीएम कार्ड होता है वह हमारे 16 अंकों का होता है। जैसे आपने आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड 12 अंकों का होता है और एटीएम कार्ड कितने अंकों का हो जाएगा? तो एटीएम कार्ड 16 अंकों का होता है। ये बैंक द्वारा जारी किया जाता है और कैश विड्रॉल और पेमेंट्स में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया है जो चेक होती है, चेक किससे संबंधित जानकारी। जो हमारी चेक होती है, जैसे आपको कोई चेक देता है तो आपको कितने समय के अंदर उस चेक से पैसे निकाल लेने चाहिए, बैंक में ले जाने चाहिए जिससे कि आपको उसके पैसे मिल सकें। यदि आप एक लिमिट के बाद जाते हैं तो आपकी वो चेक खराब हो जाती है, उससे आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो एक चेक की जो वैधता होती है वो होती है 3 महीने तक। बैंक जो आपकी चेक की वैधता 3 महीने तक होती है, यह बैंक द्वारा जारी होता है और फ्रॉड ट्रांसफर के मतलब फंड ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है। जो फंड ट्रांसफर के लिए चेक का प्रयोग होता है, जैसे किसी ने चेक दे दी, जैसे मैंने ही चेक दे दी आपको कि आप यदि आपने 3 महीने तक उसको नहीं पैसे निकाले हैं तो वो आपकी चेक खराब हो जाएगी। तो यदि आपको कभी भी चेक मिलती है तो आपको उसको 3 महीने के पहले विड्रॉल कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 43 पूछा गया है 2000 के नोट से संबंधित कौन सा कथन सही। जो आपके करेंसी वाले नोट होते हैं उनसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नोट का कौन सा प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे वर्तमान में आपका 2000 का नोट कम प्रचलित है, बिल्कुल ही कह सकते बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है। तो 2000 नोट का रंग कैसा था? तो आप याद रखेंगे 2000 का नोट आपका गुलाबी रंग का था जिसको मैग्नेटा कलर के नाम से जाना जाता है। और इस पर क्या था? इस पर मंगलयान का चित्र था, वो आपका स्थापित था। तो 2000 का नोट कैसा था? तो उसमें कलर कौन सा था? तो मैग्नेटा कलर था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित नोट है वो आपका 500 रुपए का, क्योंकि 2000 का नोट है नहीं तो 500 की सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे तो दो जो 500 का नोट है उसका रंग कैसा होता है? तो याद रखेंगे 500 का नोट का रंग पत्थर जैसा स्लेटी स्टोन ग्रे होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा और यह एक वैध मुद्रा है, मतलब वर्तमान में इसका प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 के नोट से संबंधित। तो 200 का नोट है वो आपका पीला ऑब्लिक नारंगी और इसके वो आरबीआई द्वारा हल्का पीला और नारंगी के रूप में जो आपका 2000 का नोट है वो देखा जाता है। जो आपका ब्राइट येलो होता है 100 का नोट देखेंगे तो वो आपका लेवेंडर बैंगनी होता है और यह दैनिक लेन देन में सबसे अधिक उपयोगी है। जो आपका बड़ा नोट हो गया वो सबसे बड़ा वर्तमान में 500 का हो गया और जो प्रयोग में होता है आप देखेंगे 100 रुपए तो आपका नॉर्मल वैल्यू हो चुकी है, तो 100 रुपए के ज्यादा नोट होते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक इंटरेस्ट से संबंधित है। जो बैंक है आखिर हमें ब्याज किस पर देती है? तो याद रखें जो बैंक है वो हमें ब्याज देती है हमारे डिपॉजिट पर, हमने जितना पैसा जमा किया है उस पर हमें ब्याज देती है। तो बैंक ब्याज जमा पर देती है और लोन पर ब्याज लेता है। यदि बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा और यदि आप अपना बैंक में अकाउंट खोले हैं और पैसे जमा है तो बैंक आपको ब्याज देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में सेविंग अकाउंट संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज मिलता है और पैसा सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स डिपॉजिट से संबंधित जानकारी सही है। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब होता है एफडी का फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट होता है, पर सेविंग अकाउंट से अधिक ब्याज मिलता है और निश्चित समय के लिए इसमें पैसा जमा हो जाता है। जैसे आपने 1 साल की एफडी करा ली तो आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें ब्याज अधिक मिलता है क्योंकि जो आपका पैसा होता है वो हटा लिया जाता है, मतलब बैंक उसका यूज कर लेता है। जैसे आपने 1 साल के लिए एफडी करा ली तो बैंक वालों को पता है कि अब आप पैसा 1 साल के अंदर नहीं निकालने वाले, तो वो अपने अलग काम में लगा लेते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा ब्याज मिलने का अधिक चांस होते हैं और मिलते भी हैं। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन बैंक लोन से संबंधित। जो बैंक है वो लोन है, बैंक पर लोन ब्याज देता है। जो आपका बैंक पर लोन पर बैंक
ब्याज लेता है। जो बैंक है, आपने यदि लोन लिए है तो आपसे ब्याज लेगा और इसको समय पर चुकाना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आप देखेंगे आपके जब सीधे-सीधे ये पॉइंट पूछ जाते हैं तो आपको इन पॉइंट को याद रखना है। जो आपका आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कितने अंकों का होता है? 11 कैरेक्टर का होता है। एटीएम कार्ड या 16 डिजिट का होता है। चेक की वैलिडिटी 3 महीने मतलब 90 दिन होती है। आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए पेमेंट करेंगे और यूपीआई 24/7 अवेलेबल रहती है। सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे अवेलेबल रहती है। इस प्रकार से जो आपका 8वां चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है उसको कराने का पूरा प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है और आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी हैं। तो यदि आपने इन मैथ क्लास को नहीं देखा है तो आप इन मैथ क्लास को देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।